बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चला जाऊँ कि आज हम इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ एडवांस इकोनॉमिक्स मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए शुरू करने जा रहे हैं। मेरी तमाम वीडियोस जो इससे पहले लॉन्च हो चुकी हैं वो दरअसल इनिशियल लेवल पर थीं। वो स्टूडेंट जो आई.कॉम, बी.कॉम, एफ.ए., एफ.एस.सी, बी.एस.सी, बी.ए. वगैरह कर रहे हैं उनके लिए वो वीडियोस बड़ी कारआमद हैं। वहाँ मैंने लेक्चर्स को मुख्तसर रखा है, वो चीज़ें जो कि इंतहाई ज़रूरी थीं स्टूडेंट से डिस्कस की हैं। आज हम इकोनॉमिक्स को एडवांस लेवल पर शुरू कर रही हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज हम इस प्लेटफॉर्म पर हर उस सवाल का जवाब देंगे जो स्टूडेंट देखना चाहेगा, सुनना चाहेगा, हासिल करना चाहेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि हमारे इस चैनल को अल्लाह पाक ने एक और स्टेप आगे बढ़ाने में मदद फरमा दी और हम इस चैनल को www.ztutor.com के नाम से वेबसाइट से भी मुतारफ़ करवा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इसी हफ़्ते हमारा ये जो वेबसाइट जो है ये भी लॉन्च हो जाएगी, तो आप अपने मसाइल को वहाँ भी हमसे डिस्कस कर सकेंगे। तो इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि हमारी उस साइट पर जाकर आप तमाम किस्म की ईमेल से रब्ता कर सकेंगे, चैट से रब्ता कर सकेंगे और हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। वहाँ आप सारे मामला जो है वहाँ डिस्कस करेंगे और कोशिश कर रही हैं हम कि उस वेबसाइट पर अपना इन चीज़ों का सारा नोट्स जो हैं वो भी फराहम कर दिया जाएँ राइटिंग फॉर्म में। तो कोशिश है, लेकिन ये सारी की सारी उसी वक्त मुमकिन है जब आप हमारा साथ दे रहे होंगे। और साथ देने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है ताकि अपडेट होती रहें, आपके पास पहुंचती रहें और हर हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके अलावा आपको हमारे चैनल के साथ साथ वेबसाइट पर भी जाना है और वहाँ भी अपने मामलात को डिस्कस करना है और वहाँ भी आप अपने कमेंट्स हमें भेजेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। स्टूडेंट इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये देखना है कि ये साइंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये किस चीज़ की साइंस है ये देखना है। आप जानते हैं स्टूडेंट, कहीं आपने फिज़िक्स पढ़ी होगी थोड़ी बहुत। फिज़िक्स क्या चीज़ है? फिज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मैटर, साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो जब हम चीज़ों का जिक्र करते हैं, मिसाल के तौर पर हम एयर कंडीशनर की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, शिप्स की बात करते हैं, हम अपनी रिस्ट वॉच की बात करते हैं, मोबाइल की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मरहून मिन्नत हैं हमारी फ़िज़िक्स की। इसका मतलब है कि फ़िज़िक्स इज़ द साइंस ऑफ मैटर। मैटर तीन तरह का है, आप जानते हैं, हम इस पर नहीं जाएंगे। तो फ़िज़िक्स की जब भी बात की जाएगी तो हमारे दिमाग में जो बात आएगी वो मैटर आएगा, मैटर से रिलेट करती है। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल्स, इज़ द साइंस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल्स एंड गैसेस। जब भी हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में या तो केमिकल आएगा या कोई ना कोई गैसेस आएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, तो इसका मतलब है केमिस्ट्री जो है उस चीज़ की साइंस है। इसी तरीके से हम अगर मैथ की बात करें तो हम कहेंगे साइंस ऑफ डिजिट्स। हमें 1 2 3 4 0 वगैरह वगैरह इनका जो नॉलेज है, इसकी जो साइंस है, इसकी जो बातें हैं वो हमारी मैथ कहलाती हैं। इसी तरीके अगर आप बायोलॉजी की बात करें तो हम कहेंगे साइंस ऑफ सेल्स, साइंस ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग गुड्स। तो हर चीज़ के मुतालिक जब हम इल्म हासिल करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये साइंस किस चीज़ की है। एग्जैक्टली ऐसे ही इकोनॉमिक्स किस चीज़ की साइंस है, इसका मरकज़ क्या है। जिस तरह फिज़िक्स का जो मरकज़ है, एसेंस है, वो मैटर है, केमिस्ट्री का एसेंस जो है वो गैसेस एंड केमिकल्स हैं, बायोलॉजी का जो मरकज़ है वो सेल है, सेल से बात कर रहे हैं, बाद आगे बढ़ जाएंगे हम। इसी तरीके से जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स की जो असल चीज़ है, असल एसेंस है, वो वेल्थ है। ये जितनी भी वेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी वेल्थ से रिलेटेड बातें हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। जैसे कि अगर आप गौर से देखें, दुनिया की बाकायदा पहली लिखी जाने वाली किताब में पहली बाकायदा डेफिनेशन जो है वो भी हम साइंस ऑफ वेल्थ के नाम से ही करते हैं। तो स्टूडेंट हम इस पर बाद में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि आज हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक्स बेसिकली नज़रियाती इकोनॉमिक्स जो है ये दो तरह की होती है। नंबर 1 पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, नंबर 2 नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। और जब इसको नॉर्मेटिव में बात कर रहे होते हैं तो फिर थोड़ा सा नज़रियाती तौर पर आगे निकलने की बात है। फिर हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को अमली तौर पर कैसे देखा जाना है,
इकोनॉमिक्स को मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लाइफ में कैसे चेक किया जाएगा, अप्लाई कैसे किया जाएगा, तो इसको हम नॉर्मेटिव साइंस का, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ नज़रियात की बात करेंगे और यहाँ उसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे। अब नॉर्मेटिव साइंस है या पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है या नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, इसको आगे दो हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ है। एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो और मैक्रो दोनों नॉर्मेटिव भी हो सकती हैं, पॉजिटिव भी हो सकती हैं और हैं भी। हमें इन दोनों को डिवाइड करने का मकसद क्या था, पहले मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताता चला जाऊं कि अगर आप इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री का जायज़ा लें तो आपको 1930 से पहले कोई माइक्रो या मैक्रो इकोनॉमिक्स नज़र नहीं आएगी। 1930 से पहले इकोनॉमिक्स बस सिर्फ एक इकोनॉमिक्स होती थी और कुछ नहीं होता था। ये 1930s का एक बहुत बड़ा डिप्रेशन आया। उस डिप्रेशन में मार्शल के शागिर्द जो कि जे.एम. केन्स थे, उन्होंने इस दोनों को सेपरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों इकोनॉमिक्स अलग अलग पढ़ी जाएंगी। तो जब मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का तारुफ करवाऊंगा तो फिर मैं उसमें इंशाअल्लाह ताला 2 या 3 के बाद वो वीडियो भी आ रही है हमारी, तो उसमें देखिएगा कि ये इसको अलग करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो स्टूडेंट, हमारी इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो है या मैक्रो है, इनमें दोनों में छोटा सा डिफरेंस जो है हम आज देखेंगे। असल चीज़ क्या है, जब हम बात कर रहे होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो जिसे हम बुनियादी तौर पर प्राइस मैकेनिज्म थ्योरी का नाम भी देते हैं, तो हम इकोनॉमिक्स के छोटे छोटे जुज़ की बात कर रहे होते हैं, छोटी छोटी बातें कर रहे होते हैं। आप जानते हैं माइक्रो का मतलब होता है 1,00,000वां हिस्सा। तो ये जो आपका इंतहाई छोटा सा हिस्सा है, एक मुआशियात के साथ साथ मुआशरे की छोटी छोटी इकाइयों का हम जायज़ा लेंगे। यहाँ मिसाल के तौर पर हम यहाँ जो बड़ी बड़ी बातें करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि फ़र्म क्या है। असल में यहाँ 3 बातें ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। नंबर 1 डिस्कस किया जाता है सारिफ, नंबर 2 डिस्कस की जाती है फर्म और आमलीन पैदाइश। ये जो है 3 चीज़ें ज़्यादा डिस्कस की जाती हैं। इसे हम प्राइस मैकेनिज्म क्यों कहते हैं कि बुनियादी तौर पर यहाँ झगड़ा प्राइस का है। अगर हम सारिफ की बात करें, यहाँ 3 एजेंट्स हैं जिन पर ज़्यादा बहस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स साहब की। वो 3 एजेंट्स क्या हैं? नंबर 1 कंज्यूमर, नंबर 2 फर्म, नंबर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप सारिफ की बात करते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ सारिफ जो है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं। उसके अगेंस्ट में जो हमारी फर्म है वो क्या चाहती है कि मेरे अखराजात कम हो जाएं, मुनाफा बढ़ जाए। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब बात प्राइसेस पे आके रुकेगी। और इसी तरीके से आमलीन पैदाइश जो है ये क्या चाहते हैं? आमलीन पैदाइश भी अपने मुआवजे, अपनी उजरतें बढ़ाना चाहते हैं। तो सारिफ जो है वो चीज़ों की कीमतों पर बहस कर रहा है, फर्म जो है वो चीज़ों की कीमतों पर मुनाफे की वजह से बहस कर रही है। आमलीन पैदाइश जो है वो अपनी उजरतें, जिसको कि वो वक्त की कीमत कहता है, उस पर बहस कर रहा है। तो ये 3 बुनियादी एजेंट्स और एलिमेंट्स इसमें बहस की जाती हैं और इन तीनों का जो मोटो है, इन तीनों का जो मतमय नज़र है वो हमारी प्राइसेस ही होती है। तो चूँकि ज़्यादातर बहस माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइसेस पर होती है, इसलिए हम इसको प्राइस मैकेनिज्म थ्योरी का नाम भी देते हैं। उसके बाद है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बुनियादी तौर पर 2 चीज़ों पर हम बहस करेंगे, या तो हम बात करेंगे इनकम पर या हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट पर। इसलिए चूँकि मजमूई तौर पर मुल्क की आमदनी क्या है, दुनिया की आमदनी क्या है, रोज़गार की सतह क्या है, रोज़गार कैसे हासिल होते हैं, रोज़गार बेरोज़गारी में फ़र्क क्या होता है। तो चूँकि बुनियादी तौर पर बहस यहाँ और भी बहुत सारी हैं जिस पर हम बहस करते हैं, इसमें जो ज़्यादा सारी बहस होती हैं वो है हमारी आमदनी पर बहस है और हमारी ज़र पर बहस है। इस पर हम रोज़गार पर बहस कर रहे होते हैं, इसमें हम इन्फ्लेशन पर बहस कर रहे होते हैं। तो ये हमारी बुनियादी चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा जिस पर हम बहस करेंगे। आलमी तिजारत पर हम बहस करेंगे। तो ये जो आपकी अहम तरीन एजेंट्स हैं जिस पर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स में चूँकि आमदनी और रोज़गार पर ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, इसलिए हम इसको आमदनी का नज़रिया या नज़रिया रोज़गार और नज़रिया आमदनी भी कहते हैं। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़, आज तो हम सिर्फ तारुफ पर हैं, तो फिर इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर हम देखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट, आज हमें जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हमारी इकोनॉमिक्स को बुनियादी तौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, 3 इराज में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा जो है जिसका ताल्लुक एडम स्मिथ से है, और एडम स्मिथ जो है वो बुनियादी तौर पर स्कॉटलैंड के रहने वाले थे।
اور 1723 سے لے کر 1719 تک کا ان کا زمانہ گزرا۔ اکنامکس کے اس زمانے کو ہم کلاسیکل ایرا یا کلاسیکل ایج آف اکنامکس کا نام دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا دور جو آیا وہ ہے مارشل کا، جسے ہم نیو کلاسیکل ایج کا نام دیتے ہیں۔ 1842 سے لے کے 1924 تک کا دور گزرا مارشل کا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ انگلینڈ سے تھا۔ تیسرا دور جو ہے ہمارا رابنز کا، جس کے ہم ماڈرن ایج کا نام دیتے ہیں، ماڈرن ایرا کا نام دیتے ہیں۔ یہ رابنز 1898 سے لے کے 1984 تک انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے معاشدان ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایڈم سمتھ جو ہے، انہوں نے یہ وہ پہلا شخص ہے جنہوں نے باقاعدہ اکنامکس کی جو سبجیکٹ ہے اس کو باقاعدہ متعارف کروایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے اکنامکس ہوتی نہیں تھی، اکنامکس تھی، یقیناً تھی اور شروع سے لے کر ہی ہے، لیکن اس کو لوگ سمجھتے نہیں تھے، پڑھتے نہیں تھے، باقاعدہ سبجیکٹ کی حیثیت حاصل نہیں تھی، لیکن اکنامکس تھی۔ لوگ انکانشیسلی اس کو سمجھتے تھے، لیکن باقاعدہ بطور سبجیکٹ جب اس کو پڑھانا شروع کر دیا، اس کا صحرا جو ہے وہ ایڈم سمتھ کے نام پر ہی ہے۔ تو ایڈم سمتھ نے دنیا میں پہلی باقاعدہ کتاب لکھی جو 1776 میں پبلش ہوئی تھی، اور اس کی کتاب کا نام تھا ویلتھ آف دا نیشنز۔ ویلتھ آف دا نیشنز کے نام سے جب انہوں نے کتاب لکھی تو بنیادی طور پر انہوں نے یہاں 3 نقطے بیان کیے۔ بہت ساری باتیں کی انہوں نے، لیکن بیسیکلی جو ہے 3 باتیں کی انہوں نے۔ وہ بیسیکلی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی ویلتھ جو ہے پروڈکشن کیسے ہوگی اس کی۔ نمبر 2 انہوں نے کہا کہ یہ ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوگی۔ نمبر 3 انہوں نے کہا کہ یہ کنزیوم کیسے ہوگی۔ بنیادی طور پر ویسے تو انہوں نے بہت ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا واٹ از ویلتھ، ہاؤ ٹو پروڈیوس اٹ، ہاؤ ٹو کنزیوم اٹ، ہاؤ ٹو ڈسٹریبیوٹ اٹ۔ تو یہ باتیں انہوں نے کیں، لیکن بنیاد 3 چیزیں تھیں۔ دولت کی پیدائش کیسے ہو، 3 بات بنیادی طور پر 3 باتیں تھیں۔ نمبر 1 دولت کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، دولت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے، دولت کو خرچ کیسے کیا جاتا ہے، اس پر انہوں نے بحث کی۔ اور بنیادی طور پر انہوں نے ہمیں کہا کہ اکنامکس بیسیکلی سائنس آف ویلتھ ہے، جس طرح آپ کی فزکس سائنس آف میٹر ہے، اسی طریقے سے سائنس آف ڈیجٹ آپ کا میتھ ہے، اکنامکس بھی سائنس آف ویلتھ ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس مارشل آ گئے۔ مارشل نے جو کہ 1842 سے لے کے 1924 تک کا دور گزارا، جسے ہم نیو کلاسیکل معیشت کا زمانہ بھی کہتے ہیں، انہوں نے جو کتاب لکھی 1890 میں وہ پبلش ہوئی، اور کتاب کا نام تھا پرنسپلز آف اکنامکس۔ اس میں انہوں نے کیا لکھا؟ وہ کہتے ہیں اکنامکس از دا میٹیریل ویلفیئر آف ہیومن بینگ۔ انہوں نے کہا کہ سائنس آف ویلتھ نہیں ہے یہ، بلکہ یہ انسان کی بھلائی کی باتیں کرتی ہے۔ صرف اور صرف یہ آپ کی دولت کی باتیں نہیں سکھاتی، بلکہ یہ انسان کی بھلائی کی باتیں بھی سکھائے گی۔ اور انہوں نے ہمیں اکنامکس از دا میٹیریل ویلفیئر آف ہیومن بینگز کے ساتھ یہ بھی بات سمجھا دی کہ ہے تو یہ ویلفیئر کی سائنس، لیکن اس کا تعلق جو ہے انسان کی میٹیریلسٹک لائف سے ہے، اسپرچل لائف سے نہیں ہے۔ دنیا میں جو اس کی ویلفیئر اور بھلائیوں کی باتیں ہیں وہ اکنامکس سے سکھاتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی ہم وقت ملا تو اس کو انشاءاللہ تعالی العزیز آخرت کے ساتھ اکنامکس کا جو جوڑیں گے، اس کو پھر دیکھیں گے کہ اکنامکس کا آخرت کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے بھی یا نہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہیں رابنز، جن کی ایج جو ہے وہ ہمارے پاس 1898 سے لے کر 1984 تک ہے۔ اکنامکس کی جو ڈیفینیشن کی، اس میں وہ کہتے ہیں اکنامکس از دا سائنس آف اسکارسٹی اینڈ چوائس۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف ہمارے پاس لمیٹیشن ہے ریسورسز کی، ریسورسز ہمارے پاس اتنے زیادہ نہیں ہیں، جتنے بھی ہیں لیکن لمیٹیڈ ہیں، اور دوسری طرف ہماری جو وانٹس ہیں وہ ان لمیٹیڈ ہیں۔ ان لمیٹیڈ ذرائع میں ان لمیٹیڈ جو ہمارے پاس وانٹس ہے، سلیکشن کرنا پڑے گی۔ ہمارے پاس ریسورسز 4 چیزوں کے ہیں، ہماری وانٹس جو ہے وہ 400 ہیں، ان 400 میں سے کون سی 4 چیزیں سلیکٹ کریں گے ہم؟ یہ جو ایکشن ہے ہمارا، یہ جو طریقہ کار ہے ہمارا، اسی کو ہم اکنامکس کا نام دیتے ہیں۔ کتاب لکھی، ان کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے نیچر اینڈ سگنیفیکینس آف اکنامک سائنس۔ تو اکنامکس کی سائنس پر لکھی جانے والی یہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایک یونیک کتاب ہے، کیونکہ پہلی دفعہ اس میں ہم کسی بڑے رائٹر کو اس کتاب میں باقاعدہ اس کی ٹائٹل میں نام لیتے ہوئے سن رہے ہیں کہ یہ اکنامکس جو ہے وہ صرف اکنامکس کوئی آرٹس کا کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں ہے، بلکہ پہلی دفعہ باقاعدہ کسی بڑے معیشت دان نے
اپنی کتاب کے ٹائٹل میں لفظ سائنس استعمال کیا ہے، اور 1932 میں اس کتاب کو پبلش کیا گیا۔ خیال رکھیے گا اسٹوڈنٹ، میں آپ کو یہ بتاتا چلا جاؤں کہ یہ وہی زمانہ ہے 1932 کا جب دنیا میں بہت بڑا ڈپریشن آیا ہوا تھا، جب لندن اور نیو یارک کی سڑکوں پر لوگ بینرز اٹھائے پھر رہے تھے، ہمیں روزگار دیا جائے، ہمیں روزگار دیا جائے، اور اس میں لوگوں کو کلاسیکل تھیوری کو فلاپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ہم۔ انشاءاللہ تعالی العزیز حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام۔